हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के बाल विकास में कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट है ना, इंग्लिश में इसको मॉरल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो नैतिकता के बारे में देख लेते हैं कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता से आशय है सही व गलत में निर्णय ले पाना, सही व गलत की पहचान कर पाना। ये क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। तो पाराक्त नैतिकता क्या होती है? और जो अन्य व्यक्ति द्वारा थोपी जाती है उसको पाराक्त नैतिकता कहते हैं। और स्वायत्त नैतिकता किसको बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति का अपना स्वयं का निर्णय होता है, उसको स्वायत्त नैतिकता बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे मॉरल यानी कि नैतिक विकास है ना। जो नैतिक होती है, मॉरल की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मॉर्स यानी कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार, है ना। व्यवहार, लोक रिवाज, लोक विधियाँ। और इसके कितने 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, है ना। एक हेम्विंग हर्स्ट ने 5 अवस्थाएं बताई है और जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो पाराक्त नैतिकता 2 से 8 वर्ष तक होती है और स्वायत्त नैतिकता 9 से 11 वर्ष तक होती है। हेम्विंग हर्स्ट ने 5 अवस्थाएं, जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं। फिर आते हैं कोहल वर्ग। कोहल वर्ग क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। जन्म इनका कहाँ का है? जर्मनी का है। कार्यक्षेत्र अमेरिका का है ना। किनका? कोहल वर्ग का। इन्होंने बुक लिखी है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फिर ये फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये 3 बुक किन्होंने? कोहल वर्ग ने लिखी हैं। ठीक है, फिर इन्होंने 72 बच्चों पर प्रयोग किया है। आयु वर्ग 16 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया। कहानियाँ बनाई इन्होंने 11। सबसे प्रसिद्ध कहानी थी हिंज या हाइनज की कहानी, कि इन्होंने लिखी? कोहल वर्ग ने। ठीक है, फिर यहाँ नैतिकता को 2 पार्ट में बांटा, मॉरल डेलिमा और मॉरल रीजनिंग, है ना। यानी कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। तो नैतिक दुविधा क्या होता है? जब व्यक्ति सही और गलत के मध्य फंसा होता है और निर्णय नहीं ले पाता तो उसको नैतिक दुविधा बोला जाता है। एग्जाम्पल, बहू व सास के मध्य में विवाद होने पर पति की कंडीशन। तो ये क्या हुई? हमारी नैतिक दुविधा हुई, है ना। और नैतिक तर्कणा क्या होती है? जब व्यक्ति सही व गलत के मध्य तर्क के आधार पर निर्णय लेकर बाहर आ जाता है, यानी कि सही व गलत की पहचान कर देता है, जैसे कोर्ट के जज। तो ये क्या हुई? मॉरल तर्कणा यानी कि मॉरल रीजनिंग जिसको बोला जाता है। फिर यहाँ कोहल वर्ग ने प्रमुख 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिन्हें 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, जो 10 से 13 वर्ष तक होती है। फिर आती है तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 से 16 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो कि 4 से 10 वर्ष तक होती है, ये बाल्य अवस्था होती है। बालक में इस समय स्वयं की नैतिकता जो तर्क पर आधारित हो, यह विद्यमान नहीं होती है ना। मतलब कि जो तर्क वाली नैतिकता होती है वो विद्यमान नहीं होती है। फिर आती है बालक इस समय माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, दादा दादी आदि के भय, दंड, आचरण के अनुरूप सही व गलत में भेद करता है ना। और जैसा व्यवहार बालक के साथ किया जाता है, बालक उसी प्रकार से आचरण करता है। 4 से 10 वर्ष की अवस्था में, है ना, जिसको पूर्व परंपरागत अवस्था बोला जाता है। चिंतन का आधार बाहरी घटना होती हैं। इसे 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है आज्ञा व दंड के आधार पर नैतिकता। बालक में नैतिकता का निर्धारण दंड के भय से होता है। मतलब कि जैसे कोई काम किया, दंड मिला, तो दंड से क्या हुआ? मतलब वो गलत काम है।
कोई काम किया, पुरस्कार दिया, मतलब वो सही काम है। तो मतलब वो इससे अनुमान लगा लेता है कि अगर दंड दिया जा रहा है तो वो गलत काम है, और कोई काम कर रहा है तो अगर उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, तो मतलब वो सही काम है। तो आज्ञा व दंड के आधार पर नैतिकता का इस प्रकार उसके अंदर विकास होता है। फिर आती है दूसरी, अहंकार, ईगो, यांत्रिक सापेक्षवाद, साधनात्मक सापेक्षवाद, साधन सहायक अपेक्षिक नैतिकता का निर्माण। मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इस समय बालक अहम केंद्रित स्वार्थ स्वरूप व्यवहार प्रकट करता है। बालक उस कार्य को करता है जिससे उसका स्वार्थ पूरा हो। तुम मेरी मांग पूरी करो, मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगा, इस टाइप से, है ना। जैसे कि चॉकलेट के लालच में पिता की बात मानना। तो ये सब क्या कहलाती हैं? साधन सहायक आपेक्षिक नैतिकता का निर्माण होता है इससे, है ना। फिर दूसरी स्टेज आती है परंपरागत अवस्था। ये 10 से 13 वर्ष तक होती है। इसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, है ना। रूढ़िगत स्तर, औपचारिक अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इस समय बालक में सर्वाधिक नैतिकता का विकास होता है ना। बालक विद्यालय में शिक्षक की बातों को अनुसरण करता है। बालक मंदिर में जूते बाहर निकालता है, हाथ जोड़ना सीख जाता है, आरती में भाग लेना चालू कर देता है, तिलक लगाने लगता है। ये सब इसमें नैतिकता आ जाती हैं 10 से 13 वर्ष की एज में। समाज में सहयोग, भाग लेना, सामाजिक कार्यक्रम, भंडारे में समाज, परिवार, विद्यालय आदि से अच्छे गुणों को धारण करना सीख जाता है और अच्छा आचरण व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी परंपरागत अवस्था। और परंपरागत अवस्था में इनमें बालक परिवार, स्कूल, समाज आदि के मध्य में पहुंच जाता है। इससे इसकी नैतिकता, इन सबका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये परंपरागत अवस्था की 2 उप अवस्थाएँ हैं। पहली है प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का व उत्तम लड़की की अवस्था। मतलब कि समाज, परिवार, विद्यालय में बालक अच्छे आचरण को प्रकट करता है ताकि समाज, शिक्षक, अभिभावक उसकी प्रशंसा करे। ठीक है, बालक बड़ों का कहना मानता है। बालक बड़ों के सामने सभ्य व्यवहार प्रकट करेगा, जैसे पानी पिलाना, चरण स्पर्श करेगा, मंदिर जाना। ये सब कौन सी अवस्था में आ जाती हैं? प्रशंसा की अवस्था में। फिर आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, कृतज्ञता, है ना। बालक समाज, परिवार के द्वारा बनाई गई स्वस्थ व्यवस्था का सम्मान करता है। जैसे विद्यालय में स्टडी करने वाले छात्र छात्राओं को बहन मानेगा। बालक समाज के सिस्टम को तोड़ना गलत समझता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बालक चोरी करके जाता है, तभी वह फिसल कर गिर जाता है तो वह इस धारणा से ग्रसित हो जाता है कि चोरी करना पाप है, इसलिए मुझे यह दंड मिला। ठीक है, तो ये आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, कृतज्ञता में। फिर तीसरी जो स्टेज है, उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था, जो किशोर अवस्था में होती है 13 वर्ष के बाद, है ना। इस अवस्था में बालक का लगभग नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। इस उम्र में बालक स्वयं के तर्कों के आधार, सार्वभौमिक अधिकारों के स्वरूप नैतिकता का निर्माण करता है। यहाँ बालक का स्वयं का दृष्टिकोण होता है ना। तीसरी अवस्था में इसकी उपावस्थाएं देख लेते हैं। पहली उपावस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता की अवस्था, कानूनी उन्मुखीकरण की अवस्था, है ना। इसकी विशेषताएं क्या है ये देख लेते हैं। समाज, देश आदि में जो कानून बनाए हैं वह समाज के लिए जरूरी हैं। इस समय बालक कानून के पालन करवाने के लिए उन्मुख होता है, जो किशोर अवस्था होती है। जैसा यातायात के सिग्नल पर खड़ा जख्मी बालक यातायात के नियम को नहीं तोड़ता। इस दौरान बालक में समझदारी, पूर्व चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर आती है विवेक की अवस्था, है ना। विवेक की अवस्था में क्या है? विवेक की अवस्था यानी कि सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत।
बालक अपने तर्क सार्वभौमिक नैतिकता से प्रभावित होता है। यदि बालक जख्मी है तो वह यातायात के नियम को तोड़ देगा और इलाज करवाएगा, है ना। जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं। कार्य के प्रति बालक के स्वयं के तर्क होंगे। कोई कानून या व्यवस्था जब तक ठीक है जब तक वह लोगों का भला कर रहे हैं, तो ये विवेक की अवस्था आ जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है और घर वालों को तर्क देता है कि इसकी जाति मानव जाति है ना। तो इसमें आलोचना की है गिल्सन ने, है ना। गिल्सन ने क्या किया है, जेंडर आधार पर बॉयज़ को प्राथमिकता दी गई, गर्ल्स का नेचर स्वभाव आदि को प्राथमिकता नहीं दी गई, और कोहल वर्ग की कहानी जरूरी नहीं है कि मानव का व्यवहार इसी अनुरूप हो, है ना। तो इन्होंने आलोचना करी है, किसने, गिल्सन ने। तो यहाँ पे हमारा कोहल वर्ग का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।